हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन तरीके से क्लियर करना ही इस ऑन केमिस्ट्री चैनल का मकसद है। तो आज सुक्री सर आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलते हैं बच्चों मकसद की हो। देखो बच्चों, सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने विजिट किया है तो उस प्रीवियस लेक्चर में 7 क्वेश्चंस हमने आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर एंड आइसोडायफर पे हमने स्टडी किए थे। लेकिन 4 क्वेश्चंस 8, 9, 10 और 11 और अभी पेंडिंग है, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे मिलकर। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। Point to be noted, nucleons means the sum of proton and neutron। तो हमने चेक करना है कि 1 ग्राम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड लिथियम, इसमें जो न्यूक्लियॉन्स आएंगे ऑक्सीजन और लिथियम में, उनका फाइनल डिफरेंस क्या होगा। तो 1 ग्राम में जाने के लिए सबसे पहले हम इनके एटॉमिक मास में एटम्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर एटम्स 1 ग्राम में फाइंड आउट करेंगे, फिर उन एटम्स के अंदर फाइनली हम न्यूक्लियॉन्स को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हियर वी है, जब अपने पास ऑक्सीजन का 16 ग्राम प्रेजेंट होगा तो उसमें बच्चों हमने मोल कंसेप्ट में स्टडी किया कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। हां जी बच्चों, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, मेमोराइज कीजिए और अंदर से आंसर को लेकर आइए। दैट वन इज 6.022 इंटू 10⁻23। यही होती है बच्चों। तो अपने पास 1 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 1/16 इंटू एवोगैड्रो। इतने एटम्स अपने पास ऑक्सीजन के प्रेजेंट होंगे। अब वहां पे आप चेक कीजिए, ऑक्सीजन के पांव में 8 है, चूड़ियां नहीं है, ठीक, लेकिन सिर पे खोपड़ी में क्या है, 16। तो अपने पास 8 यहां पे प्रोटॉन्स हो गए, और जब मास नंबर को हम एटॉमिक नंबर के साथ डिफरेंस में लेकर आते हैं तो अपने पास न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो 8 इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन। तो टोटल अपने पास यहां पे न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, दैट वन इज 16। तो 16 न्यूक्लियॉन्स एक एटम में प्रेजेंट है, लेकिन अपने पास 1 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 1/16 इंटू एवोगैड्रो। तो इसके साथ इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जैसे बच्चों इसको हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 16 कैंसल। सो फाइनली टोटल अपने पास 1 ग्राम में ऑक्सीजन के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बच्चों, एवोगैड्रो नंबर। अब यही कंसेप्ट हम लिथियम में अप्लाई करेंगे। लिथियम बच्चों क्या दिया हुआ है, 3, एटॉमिक नंबर 3, इसका मास नंबर 7। तो बच्चों बताइए, प्रोटॉन्स 3 होंगे, हां जी, न्यूट्रॉन्स 7 - 3 कम्स आउट टू बी 4। तो टोटल यहां पे आ गया आंसर अपने पास 7। वही कंसेप्ट 1 ग्राम के अंदर लिथियम एटम्स कितने होंगे, हां जी, 1/7 इंटू एवोगैड्रो। तो ये अपने पास लिथियम एटम्स, जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो 1 ग्राम के अंदर मेरे पास लिथियम के न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे। अगेन 7 से 7 कैंसल, तो यहां पे भी अपने पास एवोगैड्रो नंबर आ गया। तो बताइए आंसर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन में भी एवोगैड्रो नंबर, लिथियम में भी एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चों एवोगैड्रो माइनस एवोगैड्रो कैंसल, कम्स आउट टू बी 0। तो इस क्वेश्चन में अगर इंटीजर के फॉर्म में जाए तो आंसर आ रहा है 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हां जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन है, क्या लेवल है, चूमना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। अब इसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने आप सॉल्व करके देखिए। तो देखिए बच्चों, find the number of pairs in which difference between total number of electrons is 0। हर एग्जाम्पल के अंदर, हर ऑप्शन के अंदर एक पेयर गिवन है। तो उन्होंने बोला है ऐसे कितनी ऑप्शंस हैं, ऐसे कितने पेयर्स हैं जिसमें दोनों कंपाउंड्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ रहे हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन
बेसिक लेवल पे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, जिसमें मैंने बोला था कि बेटा सबसे पहले ये देख लिया करो कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी स्पीसीज के ऊपर है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में चेक कीजिए, यहां पे ना तो किसी कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है, ना ही बच्चों नेगेटिव चार्ज। तो लेट अस सी, सबसे पहले अपने पास जो कंपाउंड है, दिस इज द लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। एडवांस लेवल पे ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम्स, कलर्स एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ जी, नाइट्रस ऑक्साइड। अब इस नाइट्रस ऑक्साइड में चेक कीजिए, 2 नाइट्रोजन्स 1 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 14 प्लस 8 कम्स आउट टू बी 22 इलेक्ट्रॉन्स। CO2 में कितने होंगे? कार्बन में 6, हाँ जी 8 प्लस 8 16 16 प्लस 6 कम्स आउट टू बी 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मीनिंग पहला कंपाउंड जो है, जो पेयर है, दैट वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आगे चलते हैं सेकंड पेयर में। अब सेकंड पेयर में पहले के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इसका नेम होता है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन। अब इस नाइट्रोनियम आयन में सबसे पहले तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, O2 आ गया, टोटल कितने हो गए? 16 प्लस 7, हाँ जी 23 इलेक्ट्रॉन्स। 23 में से 1 निकाल दो, कम्स आउट टू बी 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, लेकिन CO2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगेन अभी हमने स्टडी किया CO2, दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड पेयर भी अपने पास क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। थर्ड में चलते हैं। क्या लगता है आपको थर्ड डायरेक्टली आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? क्या होगा, कैसे होगा? नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, तो ये तो मैच होगा ही नहीं। एक पॉजिटिव चार्ज के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे? वैसे भी पहले केस में 3 हाइड्रोजन, दूसरे केस में 4 हाइड्रोजन। एक पॉजिटिव चार्ज आने से हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू तो इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस के विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आएंगे। सो दैट्स व्हाई ये पेयर तो अपने पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। फोर्थ में चलते हैं, क्रोमियम एंड स्कैंडियम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्रोमियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 6 ग्रुप का एलिमेंट। स्कैंडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? बिल्कुल सही सोचा आपने, 3rd ग्रुप का एलिमेंट। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 एंड क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। तो स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस 18 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 नजर आ रही है, तो इस केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे। 3d5 4s1 के केस में तो 3d0 4s0। अगेन यहां पे क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट 18। सो दैट्स व्हाई अगेन ये भी स्पीसीज किस कैटेगरी में जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिफ्थ में चेक कीजिए, ब्रोमीन एंड सिलीनियम। तो बेटा जो अपने पास ब्रोमीन है नेगेटिव चार्ज के साथ, इसको क्या कहेंगे फिर हम? ब्रोमाइड। ब्रोमीन ही बोलेंगे, ठीक। तो ब्रोमीन अपने आप में न्यूट्रल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में एलिमेंट का नेम हो जाता है Br का। तो जहां पे जो ब्रोमाइड है उसमें 1 नेगेटिव चार्ज है। ब्रोमीन हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है, 17th ग्रुप को बिलोंग करता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज आने से वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। कौन सी बेटा? क्रिप्टॉन की। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो इसका मीनिंग Br 1 नेगेटिव में जहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 36 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम। तो सिलीनियम अपने पास उसी पीरियड का एलिमेंट है जिस पीरियड का ब्रोमीन है, मींस 4th पीरियड का। लेकिन ऑक्सीजन चैल्कोजन फैमिली को सिलीनियम बिलोंग करता है। अब सिलीनियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, अगेन ये क्रिप्टॉन को बिलोंग करेगा, मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा। तो इस केस में भी अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने आएंगे? 36 इलेक्ट्रॉन। सो अगेन दिस पेयर गोज इन द कैटेगरी ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आगे चलते हैं, नाइट्रोनियम आयन और ओजोन। कोई मेल नहीं है, कोई मिलाप नहीं है। क्यों? क्योंकि O3 का मीनिंग क्या हुआ? 24 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन NO2 में चेक कीजिए, दोबारा से चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, 22 इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाई ये पेयर अपने पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। तो चेक कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर टोटल कितने पेयर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। सो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस केस में ऑपोजिट पूछा है। इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन के पेयर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे?
तो देखिए ए ऑप्शन के अंदर B3N3S6 इनऑर्गेनिक बेंजीन, इस कंपाउंड के दो नेम्स आप दिमाग में बिठाइए। सबसे पहला है इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड सेकंड वन इज बोराजोल, बोराजोल। और C6H6 बेंजीन, तो बेंजीन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चेक कीजिए, ये होंगे 42 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 5, सो 5 × 3 प्लस एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 × 3 प्लस 1 × 6। अगर आप इसको ऐड ऑन कीजिए 15 + 21 + 6 अगेन कम्स आउट टू बी 42। तो अपने पास ए ऑप्शन के अंदर जो पेयर्स हैं वो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो यहां पे ए को तो हम राइट ऑप्शन कंसीडर नहीं कर सकते। बी के अंदर चेक कीजिए, ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स बच्चों क्या हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मीनिंग होता है जिन कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट जो होता है वो होता है बीच में डोनर एंड एक्सेप्टर के, डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर का मीनिंग होता है जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, और एक्सेप्टर का मीनिंग होता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हो। और यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं वो सेप्टर्स होती हैं, और साथ में जो CO दिया हुआ है वो यहाँ पे लिगेंड का काम करता है, दैट इज डोनर। अदर नेम ऑफ डोनर इज लिगेंड। तो चेक कीजिए दोनों के अंदर 4 लिगेंड्स प्रेजेंट ऑफ सेम काइंड, तो हमें ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आप चेक कीजिए निकल और आयरन, निकल का एटॉमिक नंबर 28 और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आयरन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, सो 26 + 2 अगेन 28 इलेक्ट्रॉन। तो देखा जाए अपने पास अगेन ये भी पेयर किस कैटेगरी में आएगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बट हमने नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक देखना है। तो चेक कीजिए डायरेक्टली आपको सी ऑप्शन में अपने पास जो चीज कॉमन है उसको कैंसिल करके देखिए। आपको पहले कंपाउंड में दैट इज द फॉस्जीन गैस, COCl2 इज फॉस्जीन गैस, ठीक, हाईली कार्सिनोजेनिक इन नेचर। और SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड, डार्जन सिंथेसिस ऑर्गेनिक का +2 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो पहली नेमिंग रिएक्शन है डार्जन सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोअल्केन। तो उस केस में हम SOCl2 यूज करते हैं। तो चेक कीजिए इसमें कार्बन और इसमें सल्फर, दोनों का डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई ये दोनों पेयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक में नहीं जाएंगे। सो राइट ऑप्शन इज सी। चेक कर फोर्थ ऑप्शन को चेक कर सकते हैं हम। फोर्थ ऑप्शन के अंदर BO3 नेगेटिव, ये बनता है ऑर्थोबोरिक एसिड से, मींस कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, और ये बनता है अपने पास नाइट्रेट, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसमें चेक कीजिए 3 ऑक्सीजन्स, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन B के साथ 3 नेगेटिव, नाइट्रोजन के साथ 1 नेगेटिव। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये भी पेयर क्या है अपने पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो फाइनली C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हाँ जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसोटॉपिक। तो चेक कीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आइसोटॉपिक का मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो हमने देखना है कि ऐसी कौन सी ऑप्शन के पेयर ये दोनों वर्ड्स सिग्निफाई करते हैं, रिजेंबलेंस की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो चेक कीजिए पहली ऑप्शन के अंदर कैल्शियम और आर्गन, ये तो कभी भी आइसोटॉप हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो दोनों एटम सेम एलिमेंट को बिलोंग करने चाहिए। बी ऑप्शन के अंदर चेक कीजिए पोटाशियम है, ये आइसोटॉप हो सकता है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना भी जरूरी है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, चेक कर लेते हैं। तो चेक कीजिए K1+, तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए? हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन उसके बाद अपने पास सी में एक बार चेक कीजिए, क्या सी अपने पास है? देखिए राइट ऑप्शन के बाद एक बार जरूर चेक किया करो कि बाकी की ऑप्शंस में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही हैं। इससे मल्टीपल करेक्ट इंटीजर टाइप में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। कॉन्फिडेंस लेवल का मीनिंग यही होता है कि हम एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें।
सी ऑप्शन के अंदर मैग्नीशियम 2+ और मैग्नीशियम, चाहे जी आइसोटोप है लेकिन जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम 2+ का मीनिंग क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम न्यूट्रल फॉर्म में है सेकंड केस के अंदर, तो वहां पे 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। डी के केस में भी वही प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, लेकिन ऑपोजिट फॉर्म में। पहले सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में दिए हुए, लेकिन बाद में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन्स पहले केस में होंगे, दूसरे केस में 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सो राइट आंसर इज बी, तो ये सिंगल और करेक्ट की कैटेगरी में जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के 7+4 क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के थे, बेसिक से हायर लेवल को टच हो रहे थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं 4th लेक्चर की ओर। देखो बच्चों, अब जो 4th लेक्चर है, 4th लेक्चर में मैं आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बताऊंगा। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में आपने प्रेजेंटली भी कई और जगह सुना होगा, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में कम टाइम में आपको सिंपल से लेकर एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बिठा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। देखो बच्चों, एक कंसेप्ट के हिसाब से मैं आपको ये चीज क्लियर करवाता हूं। सबसे पहले तो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको दो थ्योरीज को अलग अलग रखना पड़ेगा। एक तरफ आएगी वेव थ्योरी, दूसरी तरफ क्या आएगी अपने पास, पार्टिकल की थ्योरी, पार्टिकल। ठीक है बच्चों? अब उसके बाद जो यहां पे रेडिएशंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वेव थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव की फॉर्म में कंसीडर किया गया, लेकिन पार्टिकल थ्योरी के अंदर प्लैंक्स के अकॉर्डिंगली उन्हीं रेडिएशंस को पार्टिकल की फॉर्म में कंसीडर किया गया। लेकिन इन दोनों थ्योरीज को पैरेलल बेसिस पे पकड़ बनाने के लिए इन 4 वर्ड्स को आपने दिमाग में रखना है। पहला वर्ड आता है अपने पास इंटेंसिटी, दूसरा वर्ड अपने पास आता है एनर्जी, तीसरा वर्ड आता है वेवलेंथ, और चौथा वर्ड आता है अपने पास फ्रीक्वेंसी। और ये चारों के चारों वर्ड्स बार बार किसको सिग्निफाई करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर? कलर को, कलर। ठीक, और वो कलर को मैं बार बार आपको किस पैरामीटर के बेसिस पे समझाने की कोशिश करूंगा? दैट वन इज टेम्परेचर। अब सुनो ध्यान से, सिंपल सा कंसेप्ट है। आप एक मेटल सरफेस लीजिए, किसी भी मेटल का कोई भी पीस लीजिए, उसको आप जनरली रूम टेम्परेचर पे रखिए, आपको लगेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू कलर। आप उसका धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए। अगर वो हाई मेल्टिंग सॉलिड है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपको धीरे धीरे उसमें कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। और अगर मैं यहां पे एनसीईआरटी की एग्जांपल की बात करूं, दैट इज आयरन, तो आयरन में सबसे पहले जैसे ही आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचेंगे तो वो आपको रेड कलर देगा। फिर फर्दर हीट करने पे अगर आप कॉन्टिन्यूसली उसको हीट कर रहे हो, फिर वहां पे ऑरेंज कलर आएगा। ऑरेंज कलर के बाद फिर आगे कंटिन्यू प्रोसेस रखने के बाद येलो में कन्वर्ट होगा और लास्ट में ब्लू कलर आएगा। तो अब आप चेक कीजिए, अभी मैंने जो आपको समझाया है कलर का कंसेप्ट, वो किसकी हेल्प से समझाया है? टेम्परेचर की हेल्प से। ठीक है, अब वेव थ्योरी क्या कह रही थी कि ठीक है, किसी भी मेटल को आप हीट करते रहो, कर भी सकते हैं क्योंकि दुनिया मैटर की बनी हुई है और उस मैटर में मेटल्स का सिग्निफिकेंट रोल है। लेकिन उसने बोला था कि वहां पे हीट करने के बाद जो एनर्जी है उसका डायरेक्ट लेना देना किसके साथ है? इंटेंसिटी के साथ। अब आप खुद बताइए, आज की मॉडर्नाइजेशन में आप खुद ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या वहां पे कलर चेंज नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो कलर चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होगी या नहीं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम विव ग्योर का कंसेप्ट स्टडी करके आए हुए हैं। विव ग्योर का कंसेप्ट क्या था अपने पास? वायलेट, इंडिगो, ब्लू
तो ये विबग्योर में अपने पास डिफरेंट कलर्स का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होती है? डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि बच्चों फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आगे चलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जैसे आपके सामने आए तो आपको लगा कि जो वेव थ्योरी है वो किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? पार्टिकल थ्योरी को। क्योंकि वेव थ्योरी ने तो यही बताया कि इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट का लेना देना है एनर्जी का, लेकिन ऐसा कंसेप्ट रेडिएशंस के अंदर नजर तो नहीं आ रहा है हमें। तो इसका मीनिंग क्या? बात कुछ और है। मींस वो रेडिएशंस में वेव का कंसेप्ट नजर नहीं आएगा, तो वो पार्टिकल में जाएगा। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं किसी भी बॉडी को हॉट बॉडी की फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूं, और अगर वो बच्चों पर्टिकुलरली ब्लैक बॉडी है, क्योंकि मुझे यहां पे तो ब्लैक बॉडी की ही बात करनी पड़ेगी आपका टाइम सेव करने के लिए। तो ब्लैक बॉडी का मीनिंग होता है जो हर तरह की रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी कर सके और हर काइंड की रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स को एमिट भी कर सके। मींस जो किंग मेकर हो, हर एक गधे को घोड़े की फॉर्म में लेकर जा सके, जो कुछ भी कर सके और कुछ भी करवा सके, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ब्लैक बॉडी। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया सी लाइन लेकर आया हूं, उसको ध्यान से देखिए। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का मीनिंग होता है गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर। तो उसके लिए जो सबका खाना खाए भी और सबको अपना खिलाए भी, तो वही हो गया। जो सबका खाना खाए भी मींस हर तरह की वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन की पावर और कैपेसिटी भी रखता, और हर तरह की रेडिएशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स को एमिट भी कर सके। उस तरह के ऑब्जेक्ट को, उस तरह के सब्सटेंस को, उस तरह की बॉडी को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? ब्लैक बॉडी में। अब आगे चलते हैं। अब इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में लेकर जाऊंगा। देखो आपको इस ग्राफ में क्या नजर आ रहा है बच्चों? इस ग्राफ में आप ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये जो पीक है ये ऐसे ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर जाते जाते ये इस साइड पे शिफ्ट भी हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, अप्रोचेस टू जीरो। अगर वेवलेंथ जहां पे डिक्रीज हो रही है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो बताइए बच्चों, विबग्योर के केस में, विबग्योर के केस में ये होता है कंसेप्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यहां पे जो अपने पास रेड है इसकी वेवलेंथ सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो अगर यहां पे वेवलेंथ इसकी ज्यादा है और इसकी कम है तो फिर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? प्रोसेस ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? ज्यादा, और रेड की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। अब देखो फिर, तो मैंने यहां पे आयरन के एग्जांपल में क्या बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसमें पहला कलर तो कौन सा आया था बच्चों? रेड कलर, फिर उसके बाद येलो, और फाइनली ब्लू। तो इसका मीनिंग जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। तो ये यहां पे कंसेप्ट वेव का कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, क्योंकि वेव ने नहीं ये चीजें बताई। ये चीजें बताने वाला कौन था? प्लैंक्स। तो प्लैंक्स ने कहा कि अगर ये कंसेप्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं तो 101% अपने पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को सही तरीके से सिग्निफाई करने के लिए, एग्जाम्पलीफाई करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि वहां पे कहीं पार्टिकल नेचर तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो पार्टिकल्स के अंदर ही होंगी। आप खुद सोचिए, यहां पे अपने पास रेड कलर आ रहा है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होगा? अब वहां पे वो कलर प्रोड्यूस होगा ना जिस कलर के पार्टिकल्स वहां पे ज्यादा होंगे।
अगर यहां पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मानकर चलो कि 4000 पे रेड कलर आ रहा है, तो वहां पे रेड कलर वाले पार्टिकल्स की डेंसिटी और नंबर ज्यादा होगा। अब सोचिए, यहां पे मैंने एक बिंदु लगा दिया ब्लू कलर का, और यहां पे मैंने चेक कीजिए कम से कम 25 से 30 बिंदु लगा दिए, तो आपको ये पहले नजर आएगा या ये वाला कलर पहले नजर आएगा? बिल्कुल ये वाला आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको इसकी ब्राइटनेस, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा नजर आएगी, इसकी इंटेंसिटी कम नजर आएगी। सो पॉइंट टू बी नोटेड, जो इंटेंसिटी होगी वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे कलर पे इफेक्ट पड़ेगा, और कलर का मीनिंग क्या है? इंटेंसिटी। तो आपके लिए अभी मैं एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करके लेकर आया हूं, उनको ध्यान से रीड आउट कीजिए। हॉट ऑब्जेक्ट जो होगा बच्चों, एमिट, पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो एमिट करेगा बच्चों ओवर द वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, और ब्लैक बॉडी के केस में तो वाइड रेंज की तरह हम कह सकते हैं कि वो हर तरह की वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को एमिट करेगा। नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेडिएशंस फॉल्स इन द विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन में ही तो फॉल कर रही है वो रेडिएशन जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि वेवलेंथ शिफ्टेड टुवर्ड्स जीरो, मींस शॉर्टर वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हाई प्रोपोर्शन होगा पार्टिकल्स का वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी जो होगी रेडिएशंस की डिफरेंट वेवलेंथ्स की, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये भी हमने क्लियर किया है। उसके बाद ये कंसेप्ट को आप ध्यान से देखो, अब ये तीन वर्ड्स हैं जो बार बार आपको एक ऑब्जेक्ट के प्रोसेस में नजर आएंगे, क्योंकि अगर मेरे पास अभी कोई भी लाइट आ रही है तो पहली बात तो कि वो लाइट को मैं एब्जॉर्ब करूंगा, अगर मैं पूरी लाइट को एब्जॉर्ब ना कर पाया तो बाकी की रिमेनिंग लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट। अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट ना हो तो आपको मैं ऐसे इस कलर की फॉर्म में नजर ना आता। अगर मैं हर एक तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर लूं तो आपको लगेगा कि ये वाला पर्सन पूरा का पूरा ब्लैक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, विच मीन्स अगर वहां पे आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट के अंदर कलर नजर आ रहा है तो वो 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, और अगर वो 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले तो फिर वो ब्लैक के अलावा कोई और कलर नहीं देगा। इसका मीनिंग ब्लैक अपने आप में कलर नहीं होता है, वो तब नजर आता है जब कोई ऑब्जेक्ट हर तरह की रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स को क्या कर ले? एब्जॉर्ब। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि कोई लाइट आ रही है और मैं एब्जॉर्ब नहीं कर रहा हूं, उसको एज इट इज ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करूंगा तो भी वेवलेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं इसको ट्रांसमिट कर रहा हूं तो भी वेवलेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वेवलेंथ पे इफेक्ट इन तीनों वर्ड्स के बेसिस पे, तीनों प्रोसेस के बेसिस पे तो नजर आएगा ही आएगा। पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है ट्रांसमिशन, एंड तीसरा है रिफ्लेक्शन। ठीक, लास्ट वन, अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ये तो बहुत इजी है। आप सोचिए, अगर वो किसी भी तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो उसी ही वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट भी कर सकता है। इसका मीनिंग जैसा आपको फॉरवर्ड प्रोसेस नजर आएगा उसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली आपको बैकवर्ड प्रोसेस नजर आएगा। इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये था अपने पास बच्चों ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट। अब इस ब्लैक बॉडी के अंदर जो पार्टिकल का कंसेप्ट है वो अभी मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब मैं इसमें आपके लिए लेकर आऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेव थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के बाद पार्टिकल का कंसेप्ट सामने आया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस लेक्चर के कुछ कंसेप्ट्स को स्टडी किया है, उसमें पहला क्वेश्चन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन न्यूक्लियॉन्स ऑफ 1.5 into 10⁻³ पिकोमीटर साइज। पॉइंट टू बी नोटेड, पहली बात तो जो बच्चों न्यूक्लियस का साइज होगा अंडरस्टूड है वो एटम के साइज से छोटा होगा।
ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के केस में जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है बच्चों, और एटम के केस में वही हाइड्रोजन एटम का जो साइज होता है 10⁻10 मीटर होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लेकर जाऊं तो आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर मैं न्यूक्लियस का साइज बॉल के साइज के साथ मैच करवा दूं तो यकीन मानना बच्चों कि वहां पे एटम का जो साइज होगा वो 3 किलोमीटर तक आपको नजर आएगा। एटम इतना बड़ा हो जाएगा अगर न्यूक्लियस का साइज किसके साथ मैच कर जाए, द साइज ऑफ क्रिकेट बॉल। सो पॉइंट टू बी नोटेड, न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अब देखो, अगर मैं ऊपर आपको यह बताऊं कि ऊपर अपने पास एटम का साइज ले लेते हैं, दैट इज द डायमीटर, नीचे अपने पास साइज ऑफ न्यूक्लियस का ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ऊपर एटम की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 10⁻⁻10, नीचे बच्चों 10⁻⁻15, इसको कैंसिल करने के बाद क्या आ रहा है 10⁻5। तो चेक कीजिए, फाइनली अपने पास मैं क्या बोल सकता हूं कि जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस से 1 लाख गुना 1 लाख टाइम्स ज्यादा है, 1 लाख टाइम्स ज्यादा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इसके अंदर ही, अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हमें हाइड्रोजन एटम ही नजर आए, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। अब ये देखो, अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखोगे ना तो ये वैल्यू आपको एनसीईआरटी में कहीं नजर नहीं आएगी। तो इसलिए बच्चों एनसीईआरटी में जरूर जाओ, लेकिन उससे बाहर की बाउंड्रीज को भी टच करो, तो जेईई मेंस और नीट का पेपर अच्छे से सॉल्व होगा। अब देखो बच्चों, तो इसके लिए रेडियस में एक फॉर्मूला होता है R = R0 A⁻1/3। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे तो अंडरस्टूड है मास नंबर भी इंक्रीज होगा, मास नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का भी साइज बढ़ेगा एज वेल एज एटम का साइज भी बढ़ेगा। तो यहां पे R0 का मीनिंग है दैट इज द रेडियस और द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसका हमने कितना कंसीडर किया 10⁻⁻10, और R का मीनिंग हो गया किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक साइज को देखेंगे और उसका A मींस मास नंबर देखेंगे, दैट इज अपॉन 1/3, क्यूब रूट हो गया अपने पास। तो हियर वी हैव R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, हम ये बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे किसी भी एलिमेंट का मास नंबर हम ज्यादा लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका रेडियस क्या आएगा, ज्यादा। अब इसमें चेक कीजिए, तो अपने पास यहां पे दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर, एंड एज वी नो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो ये अपने पास वैल्यू आएगी 1.5 × 10⁻15 मीटर। तो चेक कीजिए, अपने पास यहां पे न्यूक्लियस का क्या दिया हुआ है साइज, और उसके साथ R0 के साथ वैल्यू 1.5। वैसे देखा जाए फर्मी मीटर के अंदर हम थोड़ी सी वेरिएशन लेकर चलते हैं 1.5 से 2.5 के आसपास, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट अपने आप में क्या होगी, करेक्ट। रीजन क्या है, प्रोटॉन H पॉजिटिव ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। अब आप खुद सोचिए बच्चों कि अगर हाइड्रोजन एटम कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो फिर H पॉजिटिव और H नेगेटिव भी कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो भी वो सामने वाले को देखकर ही लूज करेगा, अगर वो गेन कर रहा है तो भी वो सामने वाले को देखकर ही गेन करेगा, विच मींस हाइड्रोजन चाहे कैटायनिक फॉर्म में है, चाहे एनायनिक फॉर्म में, चाहे वो न्यूट्रल फॉर्म है, वो कभी भी फ्री स्टेट और एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करे, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। तो दूसरी स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या होगी, करेक्ट। लेकिन बच्चों रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये बी की कैटेगरी में जाएगा। बी मींस बोथ आर करेक्ट एंड नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट वन थॉमसन मॉडल पे क्वेश्चन है बच्चों। ये जो थॉमसन मॉडल दैट इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जिसमें हमने गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल या फिर कॉपर फॉइल को यूज किया था, तो उसके बारे में है। ध्यान से पढ़ो इसको। इन्होंने बोला है कि हमने करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पे। तो पॉइंट टू बी नोटेड, उसने रेडियम एलिमेंट को यूज किया था, और रेडियम एलिमेंट में से कौन सी रेज बाहर निकलती हैं, अल्फा रेज। अब अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल
डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंड विद रिड्यूस्ड स्पीड। ठीक, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब सोचो। दूसरी ऑप्शन, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एंगल्स। मुझे तो पहली स्टेटमेंट सही लग रही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत लग रही है। क्यों? अब सोचो, वहां पे हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट क्या था बच्चों कि जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज पास हो जाते हैं, विच मींस इन एटम देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस। उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल एज इट इज वापिस आ जाता है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो पहले केस में हमें ऑब्जर्वेशन से क्या मालूम चला था? लार्ज एम्प्टी स्पेस। दूसरी ऑब्जर्वेशन में वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स के केस में कि वहां पे कोई ऐसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, क्योंकि अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज, सेंटर पे भी पॉजिटिव चार्ज। तीसरे केस में जो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, क्योंकि अल्फा का भी अपने पास 4 यूनिट मास होता है। अल्फा इज नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियाई। और तीसरी ऑब्जर्वेशन के अंदर ही हमने एक सब ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट की थी कि उसमें छोटा सा वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करती है। तो चेक कीजिए, ये सभी चीजों को अगर देखकर चले तो ए इज द राइट आंसर। फिर भी आप सी और डी को चेक कीजिए। ऑल अल्फा पार्टिकल्स गेट बाउंस्ड बैक बाय 180 डिग्री। नो, ऑल अल्फा पार्टिकल्स नहीं, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक एट 180 डिग्री। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। डी में अंदर ऑल अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्डफॉल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड, ऐसा भी कुछ नहीं होता। सो दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। जे मींस 2021 का क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बच्चों ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया था कि जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। सिर्फ ट्रीटियम ऐसा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव इन नेचर है। तो बताइए, ट्रीटियम के अंदर एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन का पार्ट है, तो इसलिए उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 1 प्रोटॉन। अब प्रोटियम के अंदर 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम के अंदर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो ट्रीटियम के अंदर 1 प्रोटॉन है तो 2 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। अब आप ऑप्शंस के पास जाइए। ऑप्शंस के अंदर आप चेक कीजिए, इन्होंने सबसे पहले तो न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है, फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई सबसे पहले अपने पास 2 आना चाहिए, फिर अपने पास 1 आना चाहिए, 2 and 1। सो अगेन इसमें भी अपने पास कौन सी ऑप्शन बन रही है बच्चों? ए। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ एक ही छोटा सा नया टॉपिक में बस आपके लिए लेकर आया था, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लेकिन इसके बाद धमाकेदार टॉपिक्स हैं जिनकी जो डिमांड है, वेटेज है फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा है, और उनकी शुरुआत होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो इसलिए लेक्चर 5 को बहुत ध्यान से देखना बेटा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आपका विश्वास हमारी ताकत और आपका प्यार हमारी पहचान है। तो ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही जुड़े रहें, ढेर सारा इस ऑन केमिस्ट्री चैनल को प्यार देते रहें। हाँ जी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।